हाल चाल है? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड, क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा ये बताने की कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। ठीक है, बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड को हम क्यों स्टडी करते हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्यों इतना इम्पोर्टेंट लॉ है ये। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड इज ट्राई टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है ये हमें रिलेशन बताएगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच। ठीक है, कि कैसे प्राइस इफेक्ट करेगी डिमांड को, कि प्राइस के इंक्रीज होने से कैसे हमारी डिमांड में चेंज आएगा, या प्राइस के डिक्रीज होने से कैसे हमारी डिमांड को डिमांड में इंक्रीज आएगा। तो उन सभी को ही समझाने की कोशिश करूंगा मैं इस पूरे लेक्चर में। तो लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये लॉ किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने अपने व्यूज में ये बताया था कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है वो आपस में इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो कोशिश करूंगा समझाने की कि आपको अच्छे से समझ आए। तो द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर की अगर बात करूं तो इसके अंदर अदर फैक्टर्स हमारे पास होंगे, अदर फैक्टर जिससे मैं बात करता हूं, अदर फैक्टर्स की जिससे हमारी डिमांड इफेक्ट करती है। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे डिमांड इफेक्ट करेगी? तो फर्स्ट आएगा आपका प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एक्स, सेकंड आएगा प्राइस रिलेटेड गुड्स, थर्ड आएगा आपके पास इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फोर्थ आपके पास आएगा नेसेसिटीज या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, फिफ्थ आपके पास आ सकता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आपके पास आ सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसके बाद आपके पास आ सकता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एंड से डिनोट करते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। मैं वन बाय वन करके आपको लिख देता हूं कि अदर फैक्टर्स क्या होने वाले हैं हमारे पास। टेस्ट, ठीक है, किस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये आ गया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, वाई रिप्रेजेंट इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पी आर प्राइस रिलेटेड गुड्स है, पी एक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, अदर फैक्टर्स की बात करूं, सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ प्राइस की बात करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन को ही बताएगा। यहाँ पे ना तो हम प्राइस रिलेटेड गुड्स की बात करेंगे, ना तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करेंगे इस वक्त, ना ही हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे कि इन फ्यूचर जब प्राइस आपके चेंज हो जाते हैं तो हम डिमांड उस टाइप पे शिफ्ट कर देते हैं। सपोज करो कि बैसाखी आने वाली है। ठीक है, तो बैसाखी में हम ये उम्मीद लगाते हैं कि बैसाखी में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के प्राइस कम होने वाले हैं, तो आज की डिमांड हम उस सीजन पे ट्रांसफर कर देंगे, तो उसी को या पोस्टपोन कर देंगे, तो उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी लॉ ऑफ डिमांड इसका रिलेशन भी नहीं बताएगा, टेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, साइज ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ओनली लॉ ऑफ डिमांड इज ट्राई टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो अदर फैक्टर्स थे, तो वो ये अदर फैक्टर्स थे, तो ये हम सभी इनको क्या रखने वाले हैं, इन सभी फैक्टर्स को हम रखने वाले हैं कांस्टेंट, नो चेंज, इनमें कोई भी चेंज हम नहीं लाएंगे। ठीक है, तो द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, कि जैसे ही क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी राइज करेगी, ठीक है, इंक्रीज करेगी, किसकी वजह से इंक्रीज करेगी? प्राइस के नीचे गिरने से। फॉल का मतलब होता है ना गिरना। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएंगे, कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड डिमिनिशिंग विद राइज, कि जैसे ही हमारे प्राइस राइज करेंगे, ठीक है, राइज इन प्राइस, जैसे हमारे प्राइस राइज करेंगे तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिमिनिशिंग करेगी, दैट मींस डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव, इनवर्स होता है उल्टा, ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है कि कैसे प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब हम थोड़ी एजम्पशंस के ऊपर बात करेंगे। एजम्पशंस क्या थी लॉ ऑफ डिमांड की? तो बेसिकली जो लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस है, अगर हम उन एजम्पशंस को फॉलो करेंगे तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, अदरवाइज हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाएगा। ठीक है, तो सिंबॉलिकली लॉ ऑफ डिमांड को अगर मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूं
तो डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, या कैटरिस पैरिबस भी लिख सकते हो यहाँ पे, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। पी ऑफ एक्स, पी आर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, उसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन, उसके बाद आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड इफेक्ट करेगी। तो ये सारे हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, इन्हीं को बोलते हैं हम अदर फैक्टर्स, ठीक है। अब बात करूंगा मैं assumptions की, ठीक है, assumptions की बात करूंगा। तो लॉ ऑफ डिमांड्स इट assumes no change in consumers income, कंज्यूमर्स की इनकम में अगर चेंज आया तो वो अपनी डिमांड को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। तो हमारी डिमांड इफेक्ट करती है भाई इनकम से भी। तो लॉ ऑफ डिमांड में इनकम का रिलेशन नहीं बताते, मैंने पहले ही बता दिया, वो सिर्फ किसका रिलेशन बताएगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। तो नो चेंज इन प्राइस रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस रिलेटेड जो गुड्स रहते हैं ये आपके पास होंगे सब्स्टिट्यूशन गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन गुड्स की अगर मैं बात करूं तो वो गुड्स होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ब्लू पेन नहीं होगा तो ब्लैक पेन का यूटिलाइज कर लेंगे। तो ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन आ रहे सब्स्टिट्यूशन गुड्स, ठीक है। या फिर मैं बात करूं टी एंड कॉफी की, तो अगर सब्स्टिट्यूशन गुड्स को अगर आपने अच्छे से समझना तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब्स्टिट्यूशन गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट assumption है नो चेंज इन फ्यूचर प्राइस, ठीक है। फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, ठीक है। कंज्यूमर, नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर के टेस्ट या प्रेफरेंसेस में भी कोई भी चेंज नहीं रखना है। हमें ये सब चीजें कांस्टेंट रखनी ही पड़ेगी, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड हमारा वर्क नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। मैं टेबल और डायग्राम की हेल्प से लॉ ऑफ डिमांड को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी इसको लिख सकता हूं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन या शेड्यूल भी लिख सकते हैं। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है। तो P of x price of commodity x and Q of x quantity of commodity x. If the in this table we will explain the relationship between price and its quantity demanded, ठीक है। एक सिंपल सा मैं इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, ठीक है। इफ ए कंज्यूमर कैन कंज्यूम 4 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी एक्स एट प्रिवेलिंग प्राइस 1, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज करो कि किसी कमोडिटी के प्राइस 1 है तो कंज्यूमर कितनी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, 4 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज 1 देन द कंज्यूमर कंज्यूम 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। जैसे ही हमारा प्राइस 1 से 2 गया तो कंज्यूमर ने अपनी कंजप्शन भी कम कर दी, ठीक है। 4 पे कितनी पहुंच गई, 3 पहुंच गई। जैसे ही प्राइस और राइज होता है 2 से 3 पहुंचता है तो कंज्यूमर अपनी कंजप्शन और डिक्रीज कर लेता है। जैसे ही प्राइस 3 से 4 पहुंचेगा कंज्यूमर अपनी कंजप्शन और ज्यादा कम कर देगा। तो इस टेबल से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे मैं प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स के इंक्रीज कर रहा हूं तो कंज्यूमर अपनी कंजप्शन को या क्वांटिटी डिमांडेड को डिक्रीज कर रहा है। जब प्राइस 1 था तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा था 4 कमोडिटी की, जैसे ही प्राइस 2 पहुंचा तो कंज्यूमर ने डिमांड करा 3 कमोडिटी का, जैसे ही प्राइस 4 पहुंचा तो कंज्यूमर ने डिमांड कर दी 1 कमोडिटी की। तो यही चीज बताता है लॉ ऑफ डिमांड, हाउ द प्राइस चेंजेस डिमांड, ठीक है। कैसे प्राइस चेंज करेगी क्वांटिटी डिमांड को। तो thus there is an inverse relation or a negative relationship between price of commodity X and its quantity demanded, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसकी डायग्राम की, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसी टेबल की हेल्प से हम एक डायग्राम बनाएंगे लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है। अच्छे से देखना, बिल्कुल सिंपल सी है ये। तो इन दिस फिगर एक्स एक्सिस शोज दैट क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एक्सिस हमें क्या बताएगी, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाई एक्सिस शोज दैट
प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है, एक्स कमोडिटी के प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स विल बी 1, जब किसी कमोडिटी के, सपोज करो कि कमोडिटी के प्राइस 1 है तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 4 यूनिट की, ठीक है। जैसे ही, और ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा इधर, ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुए 1 से प्राइस पहुंचे 4 पे, ठीक है, 1 से प्राइस पहुंच रहे हैं 4 पे, तो कंज्यूमर डिमांड अपनी कम कर रहा है, तो कितनी कर रहा है, 1 यूनिट की डिमांड कर रहा है, और इसका कॉम्बिनेशन बनेगा इधर। अब इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास डिमांड कर्व, ठीक है। तो 10, ठीक है, दिस कर्व शोज दैट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस, ठीक है। देखो प्राइस 1 पे होने पे कंज्यूमर डिमांड कर रहा था 4 यूनिट की, देखो जब प्राइस 1 था तो कंज्यूमर ने 4 यूनिट की डिमांड करी। जैसे ही प्राइस राइज हुआ, जैसे ही प्राइस 1 से 4 पहुंचा तो कंज्यूमर विल डिमांडेड लेस यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है, उसने सिर्फ ओनली 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स को डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यही था हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। तो दिस figure shows that inverse relationship between, inverse or negative relationship between price and its quantity demanded, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एक्सेप्शंस केसेस हैं, उन एक्सेप्शंस केसेस को मैं बात करूंगा, एक्सेप्शन केसेस, ठीक है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करेगा। तो फर्स्ट हमारे पास है वेबिलन गुड्स, ठीक है, वेबिलन गुड्स, ठीक है। सेकंड है हमारे पास गिवन गुड्स, थर्ड हमारे पास है नेसेसिटीज, ठीक है, फोर्थ है हमारे पास ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। देखो वेबिलन गुड्स वो गुड्स होते हैं, इन प्राइस के बढ़ने से उनकी डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। जैसे हमारे पास प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, जैसे मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड इज आल्सो ए वेबिलन गुड्स, ठीक है। जैसे जैसे डायमंड्स की अपने, दैट मींस की सिंबल ऑफ स्टेटस गुड्स भी होते हैं कि अगर मेरे को मार्केट में अपना स्टेटस या शो ऑफ करना है तो मैं कॉस्टली गुड्स को परचेज करूंगा, जैसे ही उसके प्राइस बढ़ेंगे तो मेरी उन गुड्स की डिमांड भी राइज करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। तो ये वेबिलन गुड्स का केस लॉ ऑफ डिमांड में फॉलो नहीं होता है। अगर मैं गिवन गुड्स की बात करूं तो गिवन गुड्स भी कुछ स्पेशल कैटेगरीज के अंदर गुड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं कि ऑल द गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल द इंफीरियर गुड्स आर नॉट ए गिवन गुड्स, तो इसमें कुछ स्पेशल कैटेगरीज के गुड्स होते हैं ड्यूरिंग द नेसेसिटी। अगर मैं नेसेसिटी गुड्स की बात करूं, नेसेसिटीज की बात करूं तो नेसेसिटी के अंदर एक बेस्ट एग्जांपल बैठती है साल्ट की, ठीक है। देखो अगर साल्ट के प्राइस बढ़ते जाते हैं, सपोज करो 20 रुपीस पर केजी या 25 रुपीस पर केजी आज मार्केट में टाटा साल्ट के प्राइस है, तो उसके प्राइस अगर 50 भी हो जाए, अगर उसके प्राइस 100 भी हो जाए, अगर उसके प्राइस 10,000 रुपीस पर केजी भी हो जाए, रुपीस 10,000 पर केजी, ठीक है, रुपीस 10,000 पर केजी अगर किसी साल्ट के प्राइस हो जाएंगे तो हम उसको खाना नहीं छोड़ेंगे, हम फिर भी उसकी कंजप्शन करेंगे। तो इसी केस में जो नेसेसिटीज गुड्स होते हैं वो लॉ ऑफ डिमांड में फॉलो नहीं होते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द इमरजेंसी, लेट्स सपोज करो कि आई होप ये ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी की अगर सपोज करो आप अचानक से बीमार हो जाते हो, है ना, तो आपको मेडिसिन खानी पड़ती है, लेकिन वो मेडिसिन के प्राइस अगर रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, जैसे सपोज करो 10 से 100 पहुंच रही है, तो लेकिन आपको तो वो खानी है ना प्राइस मेडिसिन, वो आपको मेडिसिन तो इनटेक करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप ठीक नहीं होंगे। तो इसी कारण से जो इमरजेंसी गुड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इन द वार टाइम, ठीक है, लड़ाई के टाइम पे